कहानियाँ समय नहीं बिताती, वे जीवन को नया अर्थ देती हैं। नमस्कार, मैं हूँ रुचिका और आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज जिस लेखिका की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, देवी नागरानी जी, जो सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं की एक प्रतिष्ठित कवित्री, कहानीकार और अनुवादक हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी सजा या रिहाई। एक धमाका, एक चीख, एक आह, लगा जैसे आसपास से कराहने की आवाज आहों में तब्दील होकर मेरे कानों से टकरा रही है। कोई तो है जो दुख में बेआवाज हुआ है, कोई तो हादसा हुआ है जिसका सदमा उसे बेआवाज कर गया है। हाँ, इस आवाज पर परिंदे फड़फड़ाते हुए शाखों से उड़ते रहे और शाखें अपने सूनेपन के साथ बेमतलब के आसमां को देखती रहीं। काश वे कुछ कह पाती तो जड़ और चेतन के अंतर को जरूर व्यक्त करती, अपनी बेबसी का रोना जरूर रोती। पर यह आवाज जो दूर से सिसक सिसक कर पास सरकती आ रही है, यह तो चेतना की निशानी थी। फिर उसकी क्या बेबसी, क्या मजबूरी है जो वह आवाज मौन सी हो गई है। मैंने धीरज के साथ धीरे से उस दिशा में कदम रखा। मैं कहाँ जानता था कौन उस बस्ती का रहने वाला है, कौन राजा कौन प्रजा। मैं तो बस घूमते घूमते यहाँ की सुंदरता से, उन पेड़ पौधों से सजी हरियाली और फूलों की महक से खिंचता चला आया। कौन है वहां? कोई है? मैंने अंधेरे में शब्दों का तीर फेंका और उस हवेली के आंगन से जुड़े कमरे की चौखट से टकराकर गिरने वाला था, लेकिन पास में रखे गमले की कुंडी को थामते हुए बाल बाल बचा। अंधेरे में देखने की कोशिश नाकामियों में तब्दील होती रही। अचानक बदन में सिहरन सी हुई, लगा किसी के रेंगते हाथ मेरे पांव को टटोल रहे थे। मैं कतराकर पीछे हटा तो एक दर्द भरी कराहना कानों तक पहुंची। अपने आप को अंधेरे में संभाल पाने की कोशिश में खाली दीवार का सहारा लेता रहा। अचानक सारा कमरा रोशनी से नहा उठा। शायद मेरा हाथ गलती से स्विच पर पड़ा और उस हड़बड़ाहट के दबाव के कारण अंधेरे का अंत हुआ। अगले पल मेरी आंखों की मुलाकात फर्श पर कराहती घायल नारी के लहूलुहान बदन से हुई, जो मौत के शिकंजे से खुद को बचाने के प्रयास में अंधेरों का सहारा लेकर मेरे पांव तक पहुंची। वह अर्ध चेतना की अवस्था में थी, इस बात से नावाकिफ कि मैं कौन हूं, यहां क्यों आया हूं और क्या कर रहा हूं। मैं खुद भी होश में होते हुए इन्हीं सवालों में उलझ रहा था। एक समीक्षात्मक नजर से उस संगमरमरी बदन वाली सुंदरी का निरीक्षण किया और फिर नजर उसके आसपास जमीन पर खून से सने हुए गलीचे पर फिसलती रही। वहीं आसपास कमरे के गुलदान, टेलीफोन, पानी के गिलास बिखरे से पड़े थे। नजर ठिठक कर जहां रुकी वहां एक नौजवान की लाश भी पड़ी थी। उसके हाथ के पास ही एक पिस्तौल थी। उसे इस्तेमाल किया, शायद नहीं भी। अनगिनत सवाल मेरे मस्तिष्क में घूमते रहे, पर निशाना एक सवाल का भी सीधे किसी जवाब के करीब नहीं ले जा पाया। इतना एहसास हुआ कि नौजवान मर्द अब जिंदा न था, पर मुड़कर उस घायल नौजवान युवती पर नजर डाली तो पल भर को सोच के सागर में डूब गया। क्या यह मेरी मनीषा हो सकती है? वही आकार, वही बदन, वही गोरापन, वही कद, वही बाल। अपनी सोच के बाहर आकर एक नजर फिर उस पर डाली। अब चौंकने की बारी मेरी थी। चौंकना भी कैसा? ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। धड़कन की रफ्तार धौंकने की तरह मेरे सीने की हदों को तोड़कर कानों तक आ रही थी। मेरे चौंकने का कारण मनीषा ही थी। मनीषा, मेरी जान, जिससे 8 साल दूर रहकर भी मैं आज तक उसे नहीं भूल पाया। वही जो मेरे दिल की धड़कन थी,
मेरा प्यार मेरी जिंदगी थी, और आज वह मेरे सामने बेहोशी की हालत में पड़ी है। मैं उसे देख रहा हूं। उसके बाएं हाथ की उंगली में वही अंगूठी पड़ी हुई है जो मैंने उसे पहनाई थी। एक बात की राहत हुई कि मनीषा अब भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूं। कॉलेज के दिन भी कितने अलबेले दिन थे। शोखियों के परों पर समय बीतता चला गया। अचानक एक दिन वह मेरे सामने आंसुओं से तर चेहरा लिए खड़ी रही। उदासी की चादर ओढ़े सहमे शब्दों में उसने बताया कि उसके पिता ने एक लड़के के साथ उसका ब्याह तय करने की ठान ली है और बहुत जल्द उसकी सगाई करने वाले हैं। कारण जो उसकी जानकारी में था, वह लड़का रईस जमींदार घराने का वारिस था और उसके पिता से न जाने कितने कर्ज अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उनसे लिए थे। वही चुकाने की खातिर मजबूर था। देनदार पिता और लेनदार खरीदार ने आयशा के सौंदर्य की, उसकी जवानी की, उसके अस्तित्व की बहुत ही सस्ती कीमत आकी थी। बस उसे दांव पर लगा दिया गया। मैंने एक पल को नहीं सोचा कि मैंने क्या सुना, उसने क्या कहा। अपने हाथ में पड़ी अंगूठी जिस पर मेरे नाम का पहला अक्षर मुद्रित था, उसे पहनाते हुए कहा, मनीषा, एक बात तुम जान लो, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। कोई भी सौदेबाजी का शाइक तुम्हें पा नहीं सकता। मैं तो बस प्यार देना और लेना चाहता हूं। तुम्हें पाना कोई हार या जीत का मुद्दा नहीं। तुमसे जुड़कर मैंने जीवन जिया है। अगर बिछड़ना पड़ा तो जिंदगी मुझे जी लेगी। इतना ही कह सकता हूं कि तुम्हारे बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं रहेगी। और आज 8 साल बाद उसे इस हालत में देखकर मेरी खुशी नाचने लगी, खास तौर पर उसकी उंगली में मेरे नाम वाली अंगूठी देखकर। इससे एक बात तो जाहिर थी कि वह भी मुझे जिंदगी से ज्यादा चाहती है। तभी तो आज तक अपने प्यार की निशानी को मन से स्वीकार कर अपने तन से जोड़ रखा था। फिर अचानक उसने कॉलेज आना बंद कर दिया। सुनने में आया कि रातों रात उसके पिता उसे साथ लेकर किसी अनजान शहर में जा बसे। अफवाह उड़ी कि अमीरी की चौखट पर गरीबी घुटने टेकने के बाद जी न पाई। बिना किसी शोरगुल के मनीषा की शादी रतन नाम के एक अमीरजादे से करवा दी और पिता वह शहर छोड़कर खुद किसी अनजान शहर में जा बसा। मैं बेहाल सा मारा मारा फिरता रहा। कॉलेज में आसपास के उन स्थानों में जहां हम अक्सर मिलते थे, पर कोई निशान बाकी दिखाई नहीं दिया और कहीं दूर दूर तक उसे देख पाने की आस उम्मीद भी न बची थी। इस तरह न जाने कितने ही तड़पते दिन और सुलगती रातें बीती। परीक्षा के तुरंत बाद पढ़ाई पूरी करते ही मैंने पुलिस ट्रेनिंग में भर्ती ले ली। उसी कठोर ट्रेनिंग ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां मेरे कंधों पर अपने बोझ के साथ साथ अपने आसपास और देश के तमाम नागरिकों की सुरक्षा का भार डाला गया। इसी एक खास कड़ी ट्रेनिंग के 3 साल पश्चात अपने ओहदे की परंपरा को निभाते हुए अपनी कार्य क्षमता प्रदर्शित करने के कई मौके आए और हर मोड़ पर कामयाबी के परचम फहराता हुआ मैं अपने अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाता रहा। आज मेरा इस कस्बे में होना भी उसी वजह से है। हकीकत तो यह है कि मैं अपने हर नए पड़ाव पर अपने साथ अपनी प्रेमिका मनीषा की यादें लेकर हर राह पर आहटों को टटोलता हुआ आगे बढ़ता, इस आस में कि कहीं तो कोई सुराग मिलेगा। और आज अचानक जख्मी पर जीती जागती मनीषा मेरे सामने है। हैदराबाद की इस महानगरी में तबादला हुआ और मुझे यहाँ इस छोटे से क्षेत्र का इंचार्ज बनाकर भेजा गया। एक नामी शरीफ खानदान के बिगड़े बेटे को तलाशना और उसे सबूतों सहित सलाखों के पीछे पहुंचाना यही मिशन था। शायद सबूत शक की बुनियाद के जामिन होते हैं, वरना दिन के उजालों में भी वो सब कुछ होता है जो करते हुए रात के अंधेरे शर्मा जाते हैं। यह इंसानियत का सरगना, ऐश की खातिर भले घर की मासूम लड़कियों का सौदा उनके माँ बाप के साथ कर लिया करता था और अपनी अय्याशी के चंगुल से उन्हें तार तार किए बिना नहीं छोड़ता।
इसे एक मजबूत संगठन कहें या गिरोह कह लें, जहां नाम वाले बेनाम होकर कुकर्मों की भाषा में एक भद्दा इतिहास रचते हैं। मनीषा भी उसी गिरोह के रतन नाम की कड़ी के कारण घर से बेघर हुई। अपनी समस्त आराधनाओं के पश्चात भी वह अपने पिता को दिलासा न दिला सकी कि वह पढ़ाई पूरी करते ही नौकरी करके अपने पिता की आर्थिक दुर्दशा को दूर करेगी। पिता को बेटी की नाजुक बाहों पर शायद विश्वास न था। उसकी बेबस कमजोरियां पैसों की ताकत के सामने खड़ी न हो पाई और बलि चढ़ गई मनीषा की मासूमियत, उसकी गुणवत्ता, उसकी जवानी और साथ, उसकी हर चाहत जो जवानी की चौखट पर पैर रखते ही हर लड़की के दिल में अंगड़ाइयां लेती हैं। अपने पिता की निर्धनता के कमजोर किले से बाहर आते ही मनीषा अमानुषता के खुखारपन के नुकीले शिकंजों की मजबूरियों से परिचित होने लगी। पहले तो रतन उसे एक आलीशान महल जैसे घर में ले आया, जहां ऐशो इशरत का सारा सामान था, पर वहां मानवता की पदचाप दूर तक सुनाई न देती थी। 4-5 दिन तो रतन को पति मानकर उसकी सहभागिनी बनकर गुजर करती रही, अपने स्त्री कर्म धर्म को निभाती रही, पर न जाने क्यों वह सोचों के गिरदाव में डूबी हुई उस वातावरण में एक सहमी सहमी हिरनी की तरह चौकन्नी आंखों से हर तरफ देखती रहती। उसे अजीबोगरीब असुविधा सी होती और वह हर एक आहट को शक की निगाह से टटोलती। रतन के रहन सहन बोलचाल में उसे वह महक नहीं मिलती जो एक पत्नी को अपने पति के संग मिलती है। जाने क्यों आभास होने लगा कि उसके मन की कली पल्लवित होने की बजाय दिन ब दिन कुम्हलाती जा रही है। और एक दिन जो सैलाब आया वह उसकी जिंदगी को तहस नहस करने के लिए काफी था। रतन के 4 दोस्त उसके साथ रहने उसकी कोठी पर आए, छुट्टियों को मनाने और आसपास की सुंदरता का आनंद लेने के लिए। मनीषा ने उनको यही कहते सुना। कुछ होश में आते ही मनीषा ने आंखें खोलने का प्रयास किया और जो कुछ सामने देखा तो उसे ही विश्वास नहीं हुआ कि मनोज उसके सामने था और उसकी इस अवस्था की मुनासिब छानबीन कर रहा था। उसके पहनावे और रवैये से उसे यह समझने में देर न लगी कि मनोज अब पुलिस का अधिकारी बन चुका है और उसे कानूनी हिफाजत देने और दिलाने में समर्थ है। एक लंबी राहत भरी सांस लेकर मनीषा मनोज की हर हरकत को देखती रही, सराहती रही और अपने मन में उसकी चलती फिरती तस्वीर को संवारती रही। कैसी हो मनीषा? सुनते ही वह अपनी सोच की दुनिया से बाहर की हकीकत से जुड़ी। मनोज के साथ एक डॉक्टर उसकी जांच के लिए तैयार खड़ा था, जिसने अपनी कार्रवाई को अंजाम देकर जहां जहां घाव थे वहां पर मरहम लगाकर एक इंजेक्शन भी दे दिया और दवाएं लिखकर मनोज से इजाजत लेते हुए बाहर दरवाजे की ओर बढ़ा। अफसर के आगे तैनात पुलिस वाले हर इशारे पर अमल करते रहे। यह मनीषा को भली भांति महसूस हुआ। बाजार से तुरंत दवा आ गई और जब मनोज ने खुद अपने हाथों से मनीषा के जख्मों पर मरहम लगाया और दवा पिलाई तो बीमार ठीक होता चला और मनोज खुद बीमार सा हो गया। अपनी प्रेयसी से 8 साल दूर पल पल मन की आंखों से उसे निहारते निहारते आज अचानक वह उसके सामने। उफ, खुद को रोक न पाया। अपनी मजबूत बाहों के घिराव में मनीषा को ले लिया, जो अब भी उसी अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी। जमीन की कशिश और आसमां का झुकना परस्पर मिलन का एक सुखद नजारा रहा। घायल आदमी जो अपना दम तोड़ चुका था उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मनीषा को पास ही पुलिस अधिकारियों के नर्सिंग होम में दाखिल कर दिया गया, जहां वह निजी देखरेख से जल्द ही स्वस्थ होती रही। जब वह उठने बैठने की काबिल हुई तो अपनी आप बीती मनोज को बताते हुए कहा, रतन के 4 दोस्त सुंदरता का आनंद लेने आए थे। वे तो दरिंदे थे जो उसे नोच पाने में नाकामयाब रहे। जब उनकी एक न चली तब रतन का असली चेहरा सामने आया, एक अमानुष जो मनुष्य का नकाब ओढ़े हुए था। तुम बहुत हिम्मत वाली हो, यह आज मालूम हुआ। मनोज ने प्यार से सहलाते हुए उसे सराहा
मनोज, तुम सोच भी नहीं सकते कि इस भंवर से मैं कैसे निकली हूं। कहते हुए मनीषा ने अपना सिर मनोज के घुटनों पर रख दिया। मनोज प्यार से उसके बालों को सहलाता रहा। इस प्यार भरे छुआव से मनीषा के अंतर्मन की पीड़ा आंखों से आंसू बनकर बह निकली। मनोज खामोश रहकर उसे देखता रहा। मनीषा भी चुप रहकर उसकी बौद्धिक खामोशी को पढ़ने लगी। मनीषा, भगवान ने तुम्हें शायद मेरे लिए बाल बाल बचा लिया है, कहकर मनोज चुप हो गया। हाँ मनोज, हकीकत यह है कि मैं खुद नाउम्मीद होकर हिम्मत हार बैठी थी और उन दरिंदों की अमानवीय करतूतों से भी बेहद डरी हुई थी। मैं खुश हूं अब वह दरिंदा इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत का मुझे कोई अफसोस नहीं है, पर उसे इतनी आसान मौत देने वाले ने उसे जो सजा दी है वह बहुत कम दी है। जाने कितनी मासूम जवानियों को अपने ऐश की चौखट पर बलि चढ़ाया। तुम अब उन दरिंदों को ऐसी कड़ी सजा दिलवाओ कि वे दोबारा कभी ऐसी घिनौनी हरकत करने का दुस्साहस न कर सकें। मनोज, एक बात समझ में नहीं आई। रतन तो पिस्तौल लेकर मुझे मारने के लिए बढ़ रहा था, पर खुद शिकार कैसे बन गया? कहकर मनीषा सवाली निगाहों से मनोज की ओर देखती रही। सच कहूं मनीषा, वह तुम्हारे पिता की गोली से मरा है। शायद उन्हें कहीं से भनक पड़ी थी और वह तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ वक्त से तुम्हारी निगरानी करते हुए तुम्हारे पीछे साए की तरह लगे हुए थे। रतन को खत्म करने के पश्चात वह खुद को भी नहीं बचा पाए। मनोज, पिताजी की मजबूरी ने उनसे यह गुनाह करवाया था, जिसका प्रायश्चित उन्होंने एक बागमा बनकर किया। कौन अपनी औलाद का? मनीषा बरबस रो पड़ी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने उसकी रखवाली करते हुए अपनी जान दे दी। उसे वह सजा समझे या रिहाई। मनोज के प्यार ने उसे इस बार भी हर बार की तरह संभाला और संपूर्ण सम्मान के साथ अपनी हर कार्यवाही को अंजाम देने के पश्चात एक समारोह में अग्नि के साक्षी उसे पत्नी का अधिकार दिया। मनीषा की समझ में आ गया था, रिश्ते कहने और मानने से ज्यादा निभाने की रस्म से मुकम्मल होते हैं। अभी आप सुन रहे थे देवी नागरानी जी की लिखी कहानी सजा या रिहाई। सच ही है दोस्तों, रिश्ते कहने और मानने से ज्यादा निभाने की रस्म से ही मुकम्मल होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।